आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। विकास, सत्यम, सौरभ, किशन, प्रशांत, क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। सुषा, सुषमा पाल, सुषमा पाल, रोशन, प्रशांत, दीपिका, पारुल, मयंक, विकास, वर्षा, शिखा, आशीष, प्रदीप, दीपिका, प्रीति, प्रदीप, आराधना, प्रियंका, गुरमीत, विकास, मोहन, निधि, पारुल, मयंक, दिव्या, नेहा, शिवांगी, गौरव, आकांक्षा, राहुल, अंशु, स्नेहा, अमरीश, प्रशांत, अक्षय, अक्षरा, गौरव, गौरी। अरे वाह, आज तो मतलब सीक्वेंस में नाम चलना है, पहले अक्षय, फिर अक्षरा, फिर गौरव, फिर गौरी, राखी, लखन। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम लोग पढ़ रहे थे एनालिटिकल रीजनिंग, और एनालिटिकल रीजनिंग में हम तीन या कितने टॉपिक कर चुके हैं मेरे ख्याल से। एनालिटिकल रीजनिंग में सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, कथन और पूर्व धारणाएं। स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, कथन और पूर्व धारणाएं। तो हमने देखा कि सारी की सारी जो पूर्व धारणाएं होती हैं वो सही होती हैं। कोई भी पूर्व धारणा गलत नहीं होती, हर पूर्व धारणा सही होती है। ठीक है, सारी पूर्व धारणा सही होती है। सिर्फ दो ही अजम्पशन गलत माने जाएंगे, जो स्टेटमेंट के अगेंस्ट हो और जो इलॉजिकल हो। अगेंस्ट और इलॉजिकल को छोड़कर हमें हमेशा सारे एजम्पशंस को क्या करना है, सही करना है। दूसरा फिर हमने पढ़ा था, है ना, दूसरा हमने पढ़ा कॉज एंड इफेक्ट। और हमने यहां पे जाना कि कॉज एंड इफेक्ट में कैसे पहचानते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कारण क्या है और परिणाम क्या है। जो घटना पहले घटित होगी वो कारण, जो घटना बाद में घटित होगी वो परिणाम। बहुत ही इजी टॉपिक था। फिर हमने पढ़ा कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब कार्यवाही। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब हम क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। अच्छा, कल एक क्वेश्चन था, शायद 19 क्वेश्चन था कोर्स ऑफ एक्शन का। तो उसका जो आंसर है ना बाबू, वो ओनली ए है। ओनली ए, ओनली फर्स्ट फॉलो। वो क्वेश्चन ये था कि एक कार निर्माता कंपनी की, मतलब एक किसी कंपनी का कोई स्पेशल प्रोडक्ट है, उसकी बिक्री नहीं हो रही, उस प्रोडक्ट की ना सेल डाउन हो गई है। तो हमारे पास दो कोर्स ऑफ एक्शन थे। पहला कोर्स ऑफ एक्शन ये था कि जो मार्केट में अदर कंपनीज हैं उनके हम प्रोडक्ट पे गौर करें, राइवलरी। ठीक है, जो भी हमारे कंपिटिटिव हैं उस प्रोडक्ट्स के, जैसे मान लो किसी ने सैमसंग का फोन लॉन्च किया, या किसी ने मान लो कार लॉन्च करी, है ना, क्रेटा लॉन्च करी, और क्रेटा के सामने मान लो सोनेट, वो सॉरी सेल्टोस गाड़ी लॉन्च हुई। तो मान लो सेल्टोस के लॉन्च होते ही क्रेटा की बिक्री डाउन हो गई, या फिर थार के लॉन्च होते ही क्रेटा की बिक्री डाउन हो गई। तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, जो दूसरे प्रोडक्ट हैं दूसरी कंपनीज के, उनको ना स्टडी करना पड़ेगा कि वो हमसे बेहतर क्या सुविधाएं दे रहे हैं, क्यों कस्टमर वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और हमारी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे। तो हमें उस प्रोडक्ट पे रिसर्च करनी पड़ेगी सामने वाली कंपनी की। तो ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या था कि हमें प्रोडक्ट की वैल्यू कम कर देनी चाहिए। तो हम वैल्यू को कम नहीं करेंगे, वरना हमें ही नुकसान हो जाएगा, हमारी कंपनी को। तो पहला वाला सही था वो कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, हाँ जी। करियर बिल को पूरे 5 साल हो चुके हैं। आज से ठीक 5 साल पहले मेरा करियर बिल में पहला बैच आया था। सबसे पहला बैच आया था सत्येंद्र सर का, जो हमारे इंग्लिश वाले टीचर हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, सत्येंद्र तिवारी सर। ठीक है, बैंकिंग की, वो बैंकिंग सेगमेंट देखते हैं, है ना, बैंकिंग में इंग्लिश वही पढ़ाते हैं सत्येंद्र सर। सबसे पहला बैच करियर बिल पर उनका आया था। उसके बाद जो दूसरा बैच आया था, सेकंड बैच करियर बिल एप्लीकेशन पर, सबसे पहला वो मेरा ही बैच था। ठीक है, हाँ जी, आज से ठीक 5 साल पहले पहला बैच आया था। बाबू, जो भी टॉपिक्स नहीं हुए वो सब टॉपिक्स कराए जाएंगे। अभी मैंने ये कब कह दिया कि आपका सिलेबस खत्म हो गया, कोर्स खत्म हो गया? हाँ, टॉपिक्स बाकी है, सब पढ़ेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? हाँ जी। तो इसका आंसर है ओनली फर्स्ट फॉलो। केवल पहला ही निष्कर्ष, केवल पहला ही कोर्स ऑफ एक्शन सही है। ठीक है, हाँ जी, दूसरे को हम नहीं लेंगे, ओनली फर्स्ट। चलिए साहब, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स। ये स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, और ये टॉपिक बाकी टॉपिक से डिफरेंट कैसे है, ये टॉपिक बाकी टॉपिक से डिफरेंट कैसे है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें। हाँ, हाँ जी। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट,
अच्छा, इस चैप्टर में क्या होता है, इस चैप्टर में ना कथन होता है और उस कथन से रिलेटेड हम पूर्व धारणा चेक करते हैं। और इस चैप्टर को हमें बिल्कुल भी प्रैक्टिकल होके नहीं सोचना है। इस है ना, इस चैप्टर के जो भी आंसर्स होंगे वो कथन के अनुसार होते हैं, हमें प्रैक्टिकल नहीं होना। वरना बाकी के जितने भी टॉपिक्स है ना, हमें एकदम प्रैक्टिकल सोचना है। सिर्फ इस चैप्टर में हम प्रैक्टिकल नहीं सोच सकते। इस चैप्टर के आंसर्स देने के लिए हमें कथन के अनुसार ही चलना पड़ेगा, हमें कथन के अनुसार ही चलना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर हम प्रैक्टिकल नहीं हो सकते बिल्कुल भी, लेकिन बाकी हम प्रैक्टिकल हो सकते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हाँ बता रहे हैं, नेवी में हो गया है सर, प्लीज बताओ ज्वाइन करो। अरे यार क्यों नहीं ज्वाइन करो, है ना। कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है सीजीएल एग्जाम के लिए, सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कंप्यूटर सब्जेक्ट बस आप लोगों को ना पास करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहां पर एक कथन होता है, हमें प्रैक्टिकल नहीं होता, कथन के अनुसार हमें पूर्व धारणा के बारे में बताना है। बाकी हर जगह हम एकदम प्रैक्टिकल सोचते हैं। यहाँ पे ना कारण और परिणाम दिए जाते हैं, कारण और परिणाम। यहाँ पे एक जो स्टेटमेंट होता है वो एक प्रॉब्लम होती है। स्टेटमेंट क्या होता है, बेसिकली एक समस्या होती है और उस समस्या का समाधान हमें देखना है और बिल्कुल प्रैक्टिकल होके सोचना है कि वही कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा जो रियल लाइफ में पॉसिबल है। ठीक है, जो रियल लाइफ में संभव है। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं स्टेटमेंट आर्गुमेंट। इस चैप्टर के अंदर क्या होता है स्टेटमेंट आर्गुमेंट के अंदर, और फिर इसके भी हम ना, देखो हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े सबके हमने लास्ट में ना सीजीएल मेंस के क्वेश्चन किए। हमने यहाँ भी मेंस के क्वेश्चन किए, यहाँ भी मेंस के क्वेश्चन किए, ये भी मेंस के क्वेश्चन किए, और आर्गुमेंट में भी हम सीजीएल मेंस के क्वेश्चन करेंगे लास्ट में। स्टेटमेंट आर्गुमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं कथन और तर्क। कथन और तर्क। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो स्टेटमेंट होता है ना, स्टेटमेंट वो एक एडवाइस होती है। मतलब हमसे पूछा जाता है शुड बी डू लाइक दिस, मतलब हमसे एक सलाह ली जाती है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए, क्या हमें ऐसा करना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे है शुड आई ज्वाइन करियर विल, क्या मैं करियर विल ज्वाइन करूं, है, अगर कोई आपसे पूछे शुड आई ज्वाइन करियर विल, क्या मैं करियर विल ज्वाइन करूं, तो आप उसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे ये बताओ, है। अगर आपसे कोई बोलता है करियर विल ज्वाइन करो तो आप उसको दो बातें कहोगे, हाँ भाई कर ले, या फिर आप कहोगे ना भाई मत कर। इसके अलावा तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप जो हाँ और ना कह रहे हो, इस आपकी हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो, आपकी हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि अगर आपने हाँ कहा तो क्यों कहा, क्यों कहा, उसके पीछे आप रीजन क्या दे रहे हो। और जो रीजन आप दे रहे हो बेसिकली उसी रीजन को हम बोलते हैं आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं उसी रीजन को, उसी रीजन को हम बोलते हैं आर्गुमेंट। कि आप क्या तर्क दे रहे हो, कौन सा तर्क दे रहे हो, कि अगर आप हाँ कह रहे हो तो उसके पीछे आप तर्क क्या दे रहे हो, अगर आप नो कह रहे हो तो उसके पीछे का तर्क क्या है। तो बेसिकली जो आप तर्क दे रहे हो, है ना, उस तर्क को हमें देखना है कि वो तर्क सही है कि गलत है। वो जो आर्गुमेंट कह रहे हो ना, आर्गुमेंट, उस आर्गुमेंट को हम चेक करते हैं इस चैप्टर के अंदर कि वो जो आर्गुमेंट है वो सही है या गलत है। इसका मतलब ये है आज के बाद आप जब भी अपनी लाइफ में आर्गुमेंट करोगे हमेशा आप सही आर्गुमेंट करोगे, क्योंकि ये चैप्टर आपको सिखाता है कि कौन से आर्गुमेंट सही होते हैं, कौन से आर्गुमेंट गलत होते हैं, हमें कौन सी बातों पर बहस करनी चाहिए। और हम अगर बहस कर रहे हैं, अगर हम किसी से आर्गुमेंट कर रहे हैं, अगर हम किसी को तर्क दे रहे हैं, तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ताकि हम जो बोले हमारी बात का एक वजूद हो। ठीक है,
आजकल आप जो भी आर्गुमेंट देते होंगे हो सकता है आपकी कोई सुनता नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि सही आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। तो आज आप सीखोगे कि वो सही आर्गुमेंट्स क्या हैं। आज आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा ना इंप्रूवमेंट होने वाला है। आज के बाद आप जो भी बातें करोगे ना वो सही स्ट्रॉन्ग बातें करोगे, ठीक है। जो आर्गुमेंट सही होते हैं, जो आर्गुमेंट सही होते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, ठीक है। जो आर्गुमेंट गलत होते हैं उसको हम बोलते हैं वीक आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं? वीक आर्गुमेंट। इट मींस आर्गुमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। तर्क दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ठोस, है ना, दूसरा तर्क होता है कमजोर, ठीक है, कमजोर। और जो कमजोर तर्क होते हैं वही होते हैं गलत, और जो ठोस होते हैं वो तो होते हैं सही, और जो कमजोर होते हैं वो होते हैं गलत। तो आज आप सीखोगे कि स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि जब आप सीख जाओगे ना स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स, तो आज के बाद आप जब भी कोई आर्गुमेंट दिया करोगे हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दिया करोगे, आप कभी वीक आर्गुमेंट नहीं दोगे। तो आज आपकी पर्सनैलिटी में सुधार होगा, ठीक है। आज के बाद आपकी बातें लोग सुना करेंगे, क्योंकि आपको आज के बाद पता चल जाएगा कि हमें कौन से मतलब हम जब मुद्दे पे बात कर रहे हैं किसी पर, तो हमें क्या आर्गुमेंट देने चाहिए, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं था। और आप में से कई सारे बच्चे जो आर्गुमेंट देते थे वो वीक आर्गुमेंट्स देते थे, हालांकि वो अपने हिसाब से तो समझते थे सही है ना, वो अपने हिसाब से समझते थे सही है, लेकिन एक्चुअल में वो वीक आर्गुमेंट्स होते हैं। तो आज आप जानेंगे कि स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। तो देखो कुछ पॉइंट्स हैं आर्गुमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो आर्गुमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो आर्गुमेंट है ये आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है या ये आर्गुमेंट आपका वीक आर्गुमेंट है। बस उन्हीं बातों का हमें ध्यान रखना है आज के बाद। आज के बाद हम कभी भी वीक आर्गुमेंट नहीं देंगे अपने जीवन में, है ना, क्योंकि रीजनिंग हम पढ़ रहे हैं पीयूष सर से, और पीयूष सर से रीजनिंग पढ़ने के बाद हमारे तर्क हो जाने चाहिए बेटा मजबूत, ठीक है। तो आज के बाद हम वीक आर्गुमेंट्स नहीं देंगे, इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको समझा देता हूं कि स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट और वीक आर्गुमेंट्स के पॉइंट्स क्या होते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स की अगर हम बात करें, अगर आप अपने आर्गुमेंट में कोई फैक्ट्स यूज कर रहे हो, फैक्ट्स, है ना, कोई अगर ऐसी बात कर रहे हो जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, अगर आप कोई ऐसी बात कर रहे हो जो सार्वभौमिक सत्य है ना, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, अगर आप अपने आर्गुमेंट में फैक्ट्स का यूज कर रहे हैं, फैक्ट्स का, तो वो आर्गुमेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होते हैं। जैसे आप कहो कि देखो ये डेटा है कि एक्चुअल का डेटा ये है, और उस डेटा के हिसाब से अगर आप बातें करते हो, एक्चुअल डेटा के हिसाब से, फैक्ट्स के हिसाब से बातें करते हो, है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ के हिसाब से बातें करते हो, तो वो आर्गुमेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में ही जाने वाले हैं, वो कभी वीक हो ही नहीं सकते अगर आप कोई फैक्चुअल डेटा दे रहे हो तो। समझ रहे हो मेरी बात? दूसरा, अगर कोई ऐसा आर्गुमेंट है जिसमें आप कह रहे हो कि भैया ये तो पॉलिसी गवर्नमेंट ने यूज करी थी, गवर्नमेंट ने, या ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का, तो वो जो गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं ना, वो हमेशा ना स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में आते हैं, हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में। तर्क होता है बेटा कारण, तर्क होता है कारण, कि आप अगर हाँ कह रहे हो तो उसके पीछे का कारण क्या है, रीजन, है ना। तर्क क्या होता है? कारण या रीजन। जैसे कि आपसे पूछा किसी बच्चे ने क्या मैं करियर विल ज्वाइन करूं, तो तुम कहोगे हाँ ज्वाइन कर लो, लेकिन आपको उसके पीछे का आर्गुमेंट देना पड़ेगा, मतलब उसके पीछे का तर्क देना पड़ेगा, मतलब आपको कारण देना पड़ेगा कि क्यों करियर विल ज्वाइन करें, करियर विल की खास बात आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। हाँ जी, इंस्टाग्राम पर आपको मेंशन करता हूं, आप मेरी स्टोरी नहीं लगाते यार, दोबारा से कर दो मेंशन। बहुत सारे बच्चे करते हैं ना, हजारों टैग होते हैं बेटा डेली बेसिस पर, और बहुत सारी चीजें आपको पता है। हाँ, जो मुहावरा होते हैं ना वो हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में आएंगे। मुहावरे, आपने सही कहा, जो सेइंग्स है, जो सेइंग्स है, जो कहावतें हैं, कहावत, कोई भी कहावत है तो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। हाँ, अगर आप अपने तर्क में कोई कहावत यूज कर रहे हो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है, ऐसी कहावतें होती है ना, तो जितने भी मुहावरे हैं, कहावतें हैं, अंगूर खट्टे हैं, ठीक है, हाँ जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो ये सब स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में ही जाने वाले हैं।
गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट का हम कभी विरोध नहीं कर सकते, या फिर किसी हायर अथॉरिटी का। अगर किसी ने कोई रूल पास किया है तो हमें हमेशा उसका वेलकम करना पड़ेगा, कभी भी हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। देखो सीधी सी बात है, आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो सरकार कभी ये चाहेगी तुम जिस नौकरी की तैयारी करो तुम उसी के खिलाफ चले जाओ। मतलब तुम सरकार के खिलाफ चले गए, सरकार के खिलाफ जाने का मतलब पता है क्या, तुम अपने आप के खिलाफ चले गए। क्योंकि कल को तुम भी तो उस सरकारी नौकरी का हिस्सा बनोगे, कल को तुम भी तो उस सरकार का हिस्सा बनोगे। तो अगर तुम अभी से उस सरकारी नौकरी सरकार का विरोध कर रहे हो तो तुम कल को अपना ही विरोध करोगे, तुम तो सिस्टम का विरोध कर दोगे, तुम तो आग लगा दोगे, हैं विभीषण बन जाओगे, घर का बेदी लंका ढाए है। तुम तो सरकार के लिए विभीषण बन जाओगे, तो सरकार तुम्हें क्यों रखे अपने अपने पास, समझ रहे हो? हाँ जी, इस चक्कर में। अच्छा, दूसरा दूसरा बेटा जो फैक्ट्स होते हैं गवर्न एक्सपीरियंस, अगर कोई बात एक्सपीरियंस के बेसिस पे की जा रही है ना, एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो वो आर्गुमेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा। एक वर्ड होता है बेटा दिस इज वन वे, यह एक तरीका है। अगर ये वाला वर्ड यूज हो जाए यह एक तरीका है, तो ये हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा, है ना। यह एक तरीका है, ये भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा। अच्छा, मैं बताता हूं वीक आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। देखो वीक आर्गुमेंट्स होते हैं, सबसे बड़ा वीक आर्गुमेंट होता है ओनली वर्ड। अगर आप कहीं पे ओनली वर्ड का यूज कर लेते हो और अगर आप कोई सही बात कह रहे हो लेकिन सही बात कहते हुए भी आपने ओनली वर्ड का यूज कर लिया तो वो आर्गुमेंट आपका कमजोर हो जाएगा। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपसे पूछा आपके दोस्त ने क्या मुझे करियरविल एप्लीकेशन पर पीयूष सर का बैच लेना चाहिए रीजनिंग का, तो आप उससे कहोगे हाँ बैच ले लो पीयूष सर का। अब आपको तर्क देना है, तो एक बच्चे ने तर्क दिया हाँ पीयूष सर का बैच ले ले, केवल पीयूष सर ही हैं जो रीजनिंग तुझे बेहतरीन पढ़ा सकते हैं और तू एग्जाम में सिलेक्शन ले सकता है ना। केवल एकमात्र पीयूष सर है जो रीजनिंग सबसे बढ़िया पढ़ाते हैं पूरी दुनिया में। अच्छा, एक बच्चे ने तो ये बोला, तो ये जिस बच्चे ने आर्गुमेंट दिया ये आर्गुमेंट बेटा गलत है, ये वीक आर्गुमेंट है, ये कमजोर है। क्योंकि एकमात्र पीयूष सर कैसे हो सकते हैं रीजनिंग पढ़ाने वाले, है ना। ओनली वर्ड का यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप इसको ऐसे कहते हैं कि हाँ तो पीयूष सर का बैच ज्वाइन कर ले क्योंकि दिस इज द वन वे टू गेट सिलेक्शन, है ना। तू अगर पीयूष सर के पास जाएगा तो तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका है सिलेक्शन लेने का कि तू पीयूष सर के पास पहुंच और रीजनिंग पढ़, तो ये आर्गुमेंट आपका स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा। तो बेटा कहने कहने के तरीके हैं। ओनली जो वर्ड होता है ना वो ईगो वर्ड होता है, ईगोइस्टिक होती है इसके अंदर। तुमको बेटा मैं ही कर सकता हूं, केवल मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, केवल मैं ही, है ना। तो केवल मैं हूं, तो ये नेगेटिव वर्ड है, ये वीक आर्गुमेंट होता है। तुम बोलो मैं भी कर सकता हूं और भी लोग कर सकते हैं, दिस इज वन वे। वन वे का मतलब होता है मैं भी और केवल मैं, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है, ठीक है। हमेशा अगर आप वन वे यूज करोगे ना तो ये स्ट्रॉन्ग जाएगा, ओनली वर्ड यूज करोगे तो ये वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। इसके बाद कंपैरिजन, अगर आप तुलना ले आते हो किसी के साथ, अगर आप तुलना कर देते हो तो तुलना बेटा कभी नहीं करनी चाहिए जीवन में। मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि आप कभी किसी बच्चे से अपनी तुलना मत करो कि वो 10 घंटे पढ़ रहा है तो मैं 12 घंटे पढ़ूंगा। हर बच्चे का कैलिबर अलग है, हर बच्चे की क्षमता अलग है, हर बच्चा अपने हिसाब से तैयारी करता है। आपको अपना 100% देना है, आपको अपना 100% देना है, आपको किसी और से कंपैरिजन नहीं करना। तो आज के बाद अपने मम्मी पापा को बोल दो कि मम्मी शर्मा जी के बेटे गुप्ता जी की लड़की से मुझे कंपेयर मत करो, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि मुझे पता चल गया है ये कंपैरिजन करना वीक बात है और मुझसे वीक बातें मत करो मम्मी। स्ट्रॉन्ग अगर तुम पे कोई तथ्य हो तो लेके आओ मेरे सामने, बोल मत देना अपनी मम्मी को, वरना एक फ्लाइंग चप्पल आएगी जो इस वीक आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में बदल देगी। समझ रहे हो? हाँ जी। तो इसीलिए इन बातों को मम्मी से तो नहीं कहना है, लेकिन अपने लिए ध्यान रखना है कि हमें कंपैरिजन और ओनली वर्ड अगर कहीं आता है तो वो हमेशा वीक आर्गुमेंट होगा, गलत होगा। कोई मुफ्त की सलाह दे रहा है, फ्री की एडवाइस, तो बेटा सलाह मत लेना किसी की, वो हमेशा कमजोर होती है,
सलाह हमेशा कमजोर होती है, कमजोर। बेटा अगर उस सलाह के तुम पैसे दे रहे हो तो वो स्ट्रांग है, लेकिन कोई फ्री की तुम्हें एडवाइस दे के चलता बना तो वो कमजोर होगी। ठीक है, वो क्या होगी, वो वीक होगी, वीक। हम सुपरस्टिशियस, एम्बिगस, सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मतलब है, सुपरस्टिशियस का मतलब है अंधविश्वास। अंधविश्वास, हमें अंधविश्वास नहीं करना है। ठीक है, अंधविश्वासी नहीं होना है। और एम्बिगस, दोगली बातें हमें नहीं करनी है। एम्बिगस मतलब दोगली बातें नहीं करनी है हमें, ऐसी बातें नहीं करनी है, ऐसी बातें हमें नहीं करनी है जो सुनने में अच्छी लगती है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि तुम किसी को समझाओ, खुलकर खा पी, क्यों टेंशन ले रहा है, एक ना एक दिन तो मरना ही है, तुझे भी मरना है, मुझे भी मरना है, आगे पीछे मर जाएंगे, क्या दिक्कत है। कौन दुनिया में अमर है, कोई अमर है, कोई अमर नहीं है, मरना सबको एक दिन, सबको मरना है ना। अब तुम किसी को समझा रहे हो, खुल के खा पी, मौज ले, है ना। वो बेचारा था डायबिटिक पेशेंट, उसने कई दिनों से मिठाई नहीं खाई, अब तुम्हारी बात सुनकर उसके अंदर इतना जोश आ गया कि वो आज ही 1 किलो गुलाब जामुन खा गया। तो बेचारे को हो सकता है 20 साल बाद मरना था तुमने, लेकिन उसकी टिकट आज ही काट दी। तो ये जो बातें हैं ना, ये जो पल भर के लिए हमें मोटिवेट कर देती हैं, है ना, पल भर के लिए हमारे अंदर आग भर देती हैं, जबकि प्रैक्टिकली उन चीजों का कोई लेना देना नहीं होता। जैसे मैं तुमसे कहूं बेटा 20 घंटे पढ़ जाओ, है ना, आज मैं मैराथन लूंगा, 20 घंटे मेरी क्लास ज्वाइन करना, अरे उससे कोई फायदा होगा, कुछ नहीं होगा, नथिंग, शून्य। तुम 20 घंटे की मैराथन ले जाओगे जोश जोश में, फिर 4 दिन सोओगे, आंखें खराब कर लोगे, डॉक्टर के पास पहुंचोगे, डॉक्टर साहब मुझे तो दिखाई देना बंद हो गया, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, मुझे तो सुनाई देना बंद हो गया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे 20 घंटे कौन पढ़ सकता है, मोबाइल पर लगा था, काय बात की मैराथन 20 घंटे। तो ये सब फर्जी बातें होती है, इन चीजों से हमें बच के रहना चाहिए, जो इंस्टेंट मोटिवेट हमें करती हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल अगर उन चीजों को समझा जाए तो उसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है, वो रियल लाइफ में संभव नहीं होती है ना। हाँ जी, रियल लाइफ में तो एक ही चीज काम करती है, कंसिस्टेंसी। जिस बच्चे के अंदर कंसिस्टेंसी है, नियमितता है, बस वही जीत बोलता है, उसके अलावा कोई जीत नहीं बोलता। पल भर के मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, समझ रहे हो। पल भर की चिंगारी तुम्हारे अंदर लग जाए, उससे कोई फायदा नहीं है। एसएससी सीपीओ करना है तो तैयारी करो, सीपीओ की मेहनत करो, होगा सिलेक्शन, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन पूर्ण निष्ठा से अपना 100% दो। योर टीचिंग स्टाइल इज मैजिक। हाँ जी, तो अब आप लोग समझ गए कि हम कैसे पहचानते हैं आर्गुमेंट्स को देखकर, कि वो हमारे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होंगे या वीक आर्गुमेंट होंगे। चलो ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अब इनको अप्लाई करते हैं किस पे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस पर। एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस पर इनको अप्लाई करते हैं। क्या सर आपने जो हमें आर्गुमेंट से रिलेटेड बातें बताई, क्या ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस में काम करेंगी बातें। चलो देख लेते हैं, है क्या ये बातें एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस पे काम कर रही हैं। लेट मी चेक। हम्म, चलिए साहब, ये क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइए इस क्वेश्चन को। हाँ जी,
शुड सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बी कंप्लीटली बैन? वैसे भी आप जानते हैं कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है वो कंप्लीटली ऑलरेडी बैन है। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, वैसे तो देखो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट कंप्लीटली बैन हो चुका है। एक टाइम था, एक जमाना था जब लोग प्रेगनेंसी टेस्ट करा लिया करते थे कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल, लेकिन आजकल तो आप जानते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट कंप्लीटली बैन हो चुका है। ठीक है, तो आर्गुमेंट है हाँ कंप्लीट बैन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिस लीड्स टू इनडिस्क्रिमिनेट फीमेल फोर्टिसाइड एंड इवेंचुअली विल लीड टू सोशल इम्बैलेंस। ये बात सच है, ये सच है, ये एकदम कड़वा सच है कि लोग पुराने जमाने में क्या करा करते थे कि पता लगा लिया करते थे कि लड़की होने वाली है लड़का, और लड़की होती थी तो उसको अवॉइड करा देते थे लोग। इसी कारण से सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट पे कंप्लीट बैन लगाया गया। तो ये फैक्ट हमने दिया है, ये हमने जो बात, जो हमने आर्गुमेंट है, ये जो हमने तथ्य दिया है, ये तथ्य, ये जो तथ्य है, तथ्य, चलो जो भी है, ये जो फैक्ट है, ये जो तथ्य है, ये जो तर्क है, ये एकदम सही है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा है नहीं भैया, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट पे कंप्लीट बैन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि पीपल हैव अ राइट टू नो अबाउट द सेक्स ऑफ देयर अनबॉर्न चाइल्ड। ये कह रहा है कि नहीं, लोगों को अपने अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया था एनालिटिकल रीजनिंग, तो आपको समझाया था कि हम पर्सनल लेवल पे नहीं जा सकते, हमें ना पूरी सोसाइटी के बारे में सोचना है, इस देश के बारे में सोचना है। हम मतलब ही नहीं हो सकते। ठीक है, हमारा बच्चा है वो बात अलग है, लेकिन अगर मैं सोसाइटी के हिसाब से बात करूं तो बिल्कुल गलत है। तो हमें एज ए होल सोसाइटी सोचना है, हम मतलब ही नहीं हो सकते। ठीक है, 10th में हो, मुझे सीजीएल की तैयारी करना है, करो तो फिर तैयारी करने से कौन रोक रहा है? तो ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट स्ट्रॉन्ग, केवल आर्गुमेंट पहला, केवल तर्क पहला ठोस है, केवल तर्क पहला ठोस है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या भारत में, क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में दो या कई बच्चों के मुकाबले एक ही बच्चे के लिए बाध्य करना चाहिए? देखो आप लोगों को पता ही है पॉपुलेशन का हाल क्या है भारत में, सारे रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए हैं, है ना, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पॉपुलेशन ने। पानी, सारे रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए हैं। तो ये कह रहे हैं कि अब पेरेंट्स को ना पॉपुलेशन वो ले आओ, क्या बोलते हैं, जनसंख्या कानून ले आओ, जनसंख्या कानून ले आओ और बोल दो कि अब एक ही बच्चा करेंगे, एक से ज्यादा नहीं करेंगे। तो पहला आर्गुमेंट है हाँ बिल्कुल कर दो, क्योंकि दिस इज द ओनली वे। नई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है इनके, दिस इज द ओनली वे टू चेक द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ये कह रहे हैं कि हाँ कर दो, क्योंकि भारत की सदैव बढ़ती रहने वाली जनसंख्या को नियंत्रित करने का यही एकमात्र तरीका है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, ओनली वर्ड का यूज हमें अपने जीवन में बिल्कुल नहीं करना है, एकमात्र वर्ड का यूज बिल्कुल नहीं करना है। भले ही आप सही कह रहे हो, लेकिन अगर आप ओनली वर्ड का यूज कर रहे हो तो वो जो तर्क है, वो जो आर्गुमेंट है, वो वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा। एक कॉफी है ना, वो वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा। अगर आप सही बात भी कर रहे हो और सही बात करते करते आपने ओनली वर्ड का यूज कर दिया, तो वो वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाना है। नो कह रहे हैं ऐसा मत करो, है ना, रोक मत लगाओ। ये कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब ऐसा मत करो। क्यों मत करो? दिस टाइप ऑफ प्रेशर टैक्टिक इज नॉट अडॉप्टेड बाय एनी अदर कंपनी। यहां पे क्या कर ली जा रही है, यहां पे तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन। और मैंने आपसे क्या कहा था कि हमें तुलना भी नहीं करनी है, हम तुलना भी नहीं कर सकते हैं।
अरे यार यार ये बताओ, ये एक ही बात मुझे डेली बतानी पड़ेगी कि ये चैप्टर हर एग्जाम में आते हैं? जब से एनालिटिकल रीजनिंग शुरू हुआ है तब से मैं कह रहा हूं, एनालिटिकल रीजनिंग ऐसा सेक्शन है रीजनिंग का जो दुनिया के हर एग्जाम के सिलेबस का पार्ट है। कोई भी पेपर दुनिया का दोगे आप जिसमें रीजनिंग आती है, वो एनालिटिकल रीजनिंग आपके सिलेबस में जरूर होगा, दुनिया का कोई पेपर। बताओ इससे बड़ी बात क्या कहूं मैं? फिर भी डेली यही क्वेश्चन कहते हो कि सर ये सीजीएल में आएगा कि नहीं आएगा, और मैं मेंस के क्वेश्चन भी करा रहा हूं, सर ये स्टेनो में आएगा कि नहीं आएगा, पुलिस में आएगा। मतलब जरूरी है कि मैं हर एक एग्जाम का नाम लूं इंडिविजुअल? अगर मैंने बोल दिया ऑल एग्जाम्स, तो उसका मतलब नहीं समझ पा रहे हो आप? ऑल एग्जाम्स का मतलब क्या होता है? कोई एग्जाम बचा नहीं। ठीक है, नॉन वर्बल जो हमने पढ़ा था इससे पहले, वो बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर, बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर दुनिया के हर एग्जाम में आएगा। ऑल एग्जाम एक्सेप्ट बैंकिंग। बट एनालिटिकल रीजनिंग के लिए एक्सेप्ट वर्ड ही नहीं है, एनालिटिकल रीजनिंग इन ऑल एग्जाम्स। ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड स्ट्रॉन्ग। ना तो पहला तर्क ठोस है, ना ही दूसरा। ना तो पहला तर्क ठोस है। बेटा अगर किसी एग्जाम में तुमने ये क्वेश्चन आज तक नहीं देखे, तो जरूरी नहीं है कि आने वाले समय में ना आए। हो सकता है आने वाले समय में तुम अपने एग्जाम में ये क्वेश्चन देखो, क्योंकि ये हर एग्जाम के सिलेबस का पार्ट है। वो अलग बात है कि तुम्हारे एग्जाम में पूछे नहीं गए अभी तक। समझ रहे हो? हाँ जी। क्या बड़े शहरों की सभी झुग्गी झोपड़ियों को गिरा देना चाहिए और उनमें रहने वाले लोगों को, और उनमें रहने वाले लोगों को शहर की सीमा से बाहर कर देना चाहिए? ये बताओ। हम्म। और उनमें रहने वाले लोगों को शहर की सीमा से बाहर कर देना चाहिए? हाँ जी। ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में जो झुग्गी झोपड़ियां होती हैं उन सबको हटा दो, और उनमें जितने भी लोग रह रहे हैं ना, उनको शहर की सीमा के बाहर बसा दो। तो पहला है हाँ हटा दो, ऐसा कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि बड़े शहरों के लिए पता है क्या होता है, बड़े शहरों के लिए ना हमें स्पेस की जरूरत पड़ती है। स्पेस चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्पेस चाहिए हमें बड़े शहरों के लिए। सर सही बात है, तो ज्यादा से ज्यादा स्पेस चाहिए हमें बड़े शहरों के लिए। अब बड़े शहरों के लिए स्पेस चाहिए भाई, उनको अपडेट करना है, हमें मेट्रो बनानी है, हमें हॉस्पिटल बनाने हैं, हमें सिनेमा बनाने हैं, हमें यूनिवर्सिटीज बनानी है, हमें कंपनीज बनानी है, तो वो स्पेस चाहिए। इस स्पेस के लिए सारी झुग्गी झोंपड़ियों को हटा दो, क्योंकि वही तो सरकारी जमीन है। ऑब्वियस सी बात है। तो ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट क्या है? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। इन्होंने कहा नहीं ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि ऑल दीज पीपल विल लॉस देयर होम्स एंड लाइवलीहुड एंड हेंस दे शुड नॉट बी रिलोकेटेड। ये कह रहे हैं कि भैया झुग्गी झोपड़ी बाहर मत करो। क्यों? पता है, जैसे मान लो कोई सोसाइटी है, उसके आसपास झुग्गी झोपड़ी बनी है,
तो ऑब्वियस सी बात है, उस झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रह रहे हैं वो उस सोसाइटी में काम करते हैं, उस सोसाइटी के वर्कर हैं। मान लो कोई ठेला लगाता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई रिक्शा चलाता है, अगर उनको शहर की सीमा के बाहर कर दोगे तो फिर वो कमाएंगे खाएंगे क्या? है, उनका तो कमाई खत्म। तो ये बात भी ना, ये बात भी फैक्ट है, ये बात भी फैक्ट है। यहाँ पे दोनों ही बातें सच है। तुम जहां इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखो चाहे हिंदी के अकॉर्डिंग देखो, हिंदी के अकॉर्डिंग भी दोनों तथ्य बेटा सत्य है। हिंदी के अकॉर्डिंग भी भले ही हिंदी उल्टी लिखी हुई है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे दोनों ही तर्क मजबूत है, क्योंकि दोनों ही बातें ठोस थी, दोनों ही बातें ठोस थी। समझ रहे हो? दोनों बातें ठोस है, दोनों की दोनों। तो हिंदी इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन। हाँ जी। क्या तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य बाजार की स्थिति के आधार पर तय करने की अनुमति दे देनी चाहिए? मतलब जो तेल कंपनीज हैं, ऑयल कंपनीज, उनको बोल देना चाहिए कि भैया मार्केट के अकॉर्डिंग अपने रेट डिसाइड कर लो, मार्केट के अकॉर्डिंग अपने देश डिसाइड कर लो, है ना? हाँ जी। तो कह रहे हैं दिस इज द ओनली, देखो हम कुछ नहीं पढ़ रहे, ओनली वर्ड देखते ही हमने गलत कर दिया, हम कुछ पढ़ने की कोशिश ही नहीं करना चाह रहे। दूसरा, नहीं, दिस विल पुट अ एडिशनल बर्डन ऑन द रिटेल प्राइस। सही बात है बेटा। देखो जो रिटेल प्राइस होता है ना, वो पेट्रोल के दाम पे ही डिपेंड करता है, डीजल के रेट पे डिपेंड करता है। अगर पेट्रोल डीजल का रेट प्राइवेट कंपनी डिसाइड करेंगी तो रिटेल मार्केट पे बहुत बड़ा इफेक्ट पहुंचेगा। ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है, 100% ट्रू। समझ रहे हो? ये बात एकदम सच है। तो ओनली सेकंड स्ट्रॉन्ग, केवल दूसरा तर्क ठोस है, केवल दूसरा तर्क ठोस है।
हाँ जी। क्या मृत्युदंड भारत में पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहिए? बेटा जो मृत्युदंड दे रहे हैं क्या भारत में पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहिए, खत्म करो मृत्युदंड है? पहला है यस, यूरोपियन बिलोंगिंग कंट्री टू द यूरोपियन यूनियन। देखो यहां पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना। हमने कहा कि हम तुलना नहीं कर सकते, हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा हम कह रहे हैं नहीं, क्योंकि अपराधी के मन में भय बनाए रखने का यह एक तरीका है, दिस इज द वन वे। देखो वन वे वर्ड यूज कर लिया, हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सही कर दो। ओनली वर्ड नहीं है ये, वन वे है, वन वे। जैसे ही वन वे वर्ड यूज किया हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और यहां पे तुलना कर दी तो भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये जो हिंट्स मैंने आपको लिखाई है ना, ये हिंट्स हमारे बहुत काम कर रही हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जो हिंट्स है ना, ये बहुत काम कर रही हैं हमारी आंसर्स देने के लिए। तो ये स्टैंडर्ड अप्रोच है आर्गुमेंट्स को आइडेंटिफाई करने का, समझ रहे हो? ये स्टैंडर्ड अप्रोच है जिससे हम आर्गुमेंट के बारे में पता लगा सकते हैं। हाँ जी। क्या तंबाकू बनाने वाली, ओहो, दाने दाने में केसर का दम। अब तो मैं भी जुआ केसरी बोलता हूं है। क्या तंबाकू बनाने वाली कंपनियों द्वारा प्रतिनिधित्व प्रचार पर रोक लगा देनी चाहिए? पहला आर्गुमेंट है हाँ, दिस इज द ओनली वे। ओनली वर्ड का यूज कर रहे हैं हम, आर्गुमेंट को बिना पढ़े गलत करेंगे, हम पढ़ेंगे ही नहीं। ओनली वर्ड यूज हो ही नहीं सकता। चौथे का फर्स्ट कैसे गलत हुआ? चौथे का फर्स्ट ऐसे गलत हुआ क्योंकि ओनली वर्ड का यूज हो रहा है। ओनली, जहां भी ओनली वर्ड का यूज होगा, जब भी ओनली वर्ड का यूज होगा, वो स्टेटमेंट गलत होगा। ओनली की जगह हमें वन वे वर्ड यूज करना है, एकमात्र तरीका की जगह यह एक तरीका है, ऐसे बोलना है हमें, ठीक है। नो, दिस कंपनी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। भैया बहुत पैसा खर्च किया है शाहरुख खान के ऊपर, अजय देवगन के ऊपर, अमिताभ बच्चन के ऊपर, अक्षय कुमार के ऊपर, ऋतिक रोशन के ऊपर। तो एडवर्टीजमेंट बंद कैसे करा दे? इतना पैसा दिया है इन हीरो को, तो तुम पैसा दोगे तो उससे क्या मतलब है? पैसे से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड स्ट्रॉन्ग, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड स्ट्रॉन्ग। चलिए साहब, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो।
हाँ जी। अबे यार तुम ऐसे पूछोगे तो कैसे काम चलेगा मेरे दोस्त, मेरे भाई। सिक्स में सेकंड कैसे गलत हुआ, क्यों नहीं गलत होगा सिक्स में सेकंड? भैया पैसा सब कुछ थोड़ी होता है। पैसे का मतलब क्या, तुम जहर भेजोगे, मर्डर कर दोगे किसी का? लो 10 लाख रुपए लो, मर्डर कर दो। तो पैसा खर्च किया है तो मर्डर थोड़ी कर दोगे किसी का? है? पैसे से क्या मतलब है? गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। भैया तुम मर्डर नहीं कर सकते किसी का, सीधी सी बात। समझ रहे हो? हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, क्या निजी क्षेत्रों में भी कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए? ये कहना चाह रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर है ना, प्राइवेट सेक्टर, क्या वहां पर कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण होना चाहिए, रिजर्वेशन? मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सोसाइटी होती है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सोसाइटी, है ना, जिनकी वार्षिक इनकम 5 लाख रुपए से कम है या 2 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवार जो गरीब लोग हैं, गरीब। यहां पे कास्ट की बात नहीं की जा रही, एससी ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं कमजोर वर्ग की, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है। क्या उनको प्राइवेट सेक्टर्स में भी क्या देना चाहिए, कोटा मिलना चाहिए? पहला आर्गुमेंट है नहीं मिलना चाहिए। क्यों? द मैनेजमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग वुड नॉट एग्री। ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट कंपनी का मालिक है वो इस बात को मानेगा नहीं। अबे प्राइवेट कंपनी का मालिक कौन होता है? जब सरकार ने रूल दे दिया तो सरकार के अगेंस्ट चले जाओगे तुम? हैं? सरकार को धोखा दोगे? कैसे दे सकते हो सरकार को धोखा? दूसरा, यस दिस विल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन। ये कह रहे हैं हाँ, यह कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार लाएगा। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आरक्षण मिलेगा तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, बिल्कुल आएगा, आर्थिक स्थिति में सुधार। बेटा इसमें क्या था, इसमें ओनली वर्ड यूज हो रहा है, ओनली। अगर ओनली वर्ड यूज होता है तो हमेशा आर्गुमेंट वीक होता है, वीक। और यहां पे ना पैसा, पैसे की बात की जा रही है, इसलिए ये भी गलत है और ये भी गलत है, दोनों गलत है। नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड स्ट्रॉन्ग। समझ रहे हो? इसीलिए दोनों गलत है। क्या कम उम्र के युवाओं द्वारा की जाने वाली शराब से जुड़ी दुर्घटनाओं के लिए शराब कंपनियों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए? है भैया, जो जो शराब पीकर कम उम्र के युवा दुर्घटनाएं कर देते हैं, आपको पता है शराब अगर लेने जाते हो तो मेरे ख्याल से कम आपकी उम्र 21 वर्ष की होनी चाहिए, तभी आपको शराब, मतलब दुकान पर, शॉप पर शराब दे सकते हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जिनकी उम्र अभी 21 वर्ष की नहीं है, फिर भी वो शराब ले आते हैं और पी लेते हैं, फिर दुर्घटना कर देते हैं, मतलब रोड पर एक्सीडेंट कर दिया, कुछ भी कर दिया। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए शराब कंपनी को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। भैया कौन सी ब्रांड की पी कर आया तू, उसी ब्रांड पे केस होगा। तो है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा
उनको ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए। क्यों? दे डू नॉट एडवर्टाइज द कंसिक्वेंसेस ऑफ कंज्यूमिंग अल्कोहल। अच्छा ये बताओ, क्या वो है? एक बच्चा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में प्राइवेट कंपनी में गवर्नमेंट क्यों इंटरफेयर करेगी? अरे बच्चे, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही। मान लो सरकार ने कोई रूल पास किया है ना, सरकार ने कोई रूल दिया है, तो वो रूल तो हर एक किसी को मानना पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो। ये तो सरकारी रूल है, उसकी अवहेलना कैसे कर सकते हो? चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, हर कंपनी को पीएफ जमा करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है एम्प्लॉय का? तो ये सरकारी रूल है कि आपको पीएफ जमा करना ही पड़ेगा हर एम्प्लॉय का, वरना आप कोर्ट में केस कर दोगे। ये भी क्वेश्चन एक कराया था मैंने, भूल गया आप? हाँ जी। तो ये क्या कहना चाह रहे थे कि शराब कंपनियों को वो क्योंकि वो एडवर्टाइज नहीं करती हैं कि शराब पीने से क्या नुकसानदायक होता है, इसीलिए उन पर केस कर दो। तो ये बात तो गलत है, ये बात गलत है। वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, है ना, और शायद हर बोतल पे लिखा भी रहता है, मैंने देखा नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लोगों ने बताया है कि कंज्यूमिंग लिकर इज इंजीरियस टू हेल्थ, या कंज्यूमिंग अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ, है ना, शराब सेहत के लिए हानिकारक है, ऐसा कुछ लिखा रहता है शराब की बोतल पे। तो वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ये बात झूठ बोल रहे हैं कि वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, करते हैं, है ना। नेक्स्ट, नहीं, जाली पहचान पत्र और लाइसेंस आसानी से मिल जाते हैं जिससे युवाओं को शराब मिल जाती है। ये कह रहे हैं कि नहीं भैया, शराब कंपनी पे जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हो? क्योंकि बच्चे ही नहीं मानते हैं, वो नकली आईडी लेके पहुंच जाते हैं शॉप पर, हैं तो 18 साल के और आईडी ले गए 22 साल की। तो ये बात सच है कि नकली जाली लेके बच्चे पहुंच जाते हैं शराब खरीदने के लिए। तो ये सच है, तो जो सच है वो स्ट्रांग है ना, ये बात सच है कि नकली आईडी लेके पहुंच जाते हैं। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी। क्या यह सुनिश्चित करने के लिए, सर क्वेश्चन नंबर 8 में डायमंड क्लियर, क्रिस्टल, प्लेटिनम क्लियर सर, अमेजिंग टीचिंग गुरुजी। एक्सीडेंट, किसका एक्सीडेंट हो गया भाई? थोड़ा सा रेस्ट करो, एक्सीडेंट हो गया तो। ये क्या क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में ये फैक्ट कैसे हुआ जो बच्चे फेक आईडी? अरे यार, फैक्ट है भाई, ये सच है। दुकानदारों से पूछो जाके, बच्चे फेक आईडी ले जाते हैं और वो अल्कोहल ले आते हैं, वरना उनको अल्कोहल कैसे मिलेगी बिना फेक आईडी के? एक्सीडेंट हुआ है, गेट वेल सून। आप आराम करें, रेस्ट करें, पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तभी आप अच्छे दिल से, मन से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, उसके बाद ही हम पढ़ाई करें तो बेहतर है। कोई बात नहीं बेटा, एक्सीडेंट हुआ है, आप पहले रेस्ट करो, आराम करो, अपने आप को रिकवर करो और उसके बाद पढ़ना शुरू करो, ठीक है? हाँ जी। क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कानून होना चाहिए कि बच्चे बूढ़े माता पिता को गुजारा भत्ते दें? आजकल आपको पता है कि बच्चे ना बड़े हरामखोर हो गए हैं, है ना, बच्चे बहुत हरामखोर हो गए हैं आजकल के, है ना। बेचारे माता पिता खून पसीना बहाकर उनको पढ़ाते लिखाते हैं, और जैसी उनकी शादी होती है बच्चों की, वो अपनी बीवी को लेकर उड़ जाते हैं, फिर अपने माता पिता की तरफ देखते भी नहीं है।
कौन पिता कौन माँ, है ना। जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक उसकी माँ, है ना, अपने बच्चे को कितनी भी गाली दे ले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तक उसका बाप उसको कितना भी पीट ले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां एक बार शादी हो गई उसके बाद माँ अगर एक शब्द भी बोल दे अपने बच्चे को तो उसको पता नहीं क्या लग जाता कि कौन सा तीर छोड़ दिया मेरी माँ ने मेरे ऊपर, है। पिता तो बेचारा हाथ उठा ही नहीं सकता शादी के बाद, मतलब उसका तो अधिकार ही खत्म हो जाता है। तो आजकल ये सब हो रहा है ना। बूढ़े माता पिता की कोई कदर नहीं की जा रही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि बच्चों को भी ना एक कानून लाना चाहिए कि बच्चे अपने माता पिता को पेंशन बांध दें। हाँ जी। तो पहला आर्गुमेंट है, हाँ बिल्कुल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अब्यूज एंड नेग्लेक्ट ऑफ एज पेरेंट्स बाय देयर इमीडिएट फैमिली इज ग्रोइंग। सही बात है, ये फैक्ट है, ये सच है कि आजकल ऐसा बढ़ता जा रहा है। ठीक है। दूसरा है, नहीं ना, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस, है ना, ये कह रहे हैं कि ऐसा कानून मत लाओ वरना बहुत पैसा खर्च होगा। मतलब फिर से वही बात, पैसे को देख रहे हैं ये। तुम बेटा, अरे यार ये एसी चल नहीं रहा, क्या बात है, ऐसे कानून के लिए पैसा क्यों देख रहे हो? कितने टेम्परेचर का रखा था ना, 27। अरे यार मैं कहूँ ये चक्कर क्या है, रूम टेम्परेचर छोड़ दिया करो 24 करके, 27 तो बहुत ज्यादा हो जाता है। गर्मी गर्मी लगे, गर्मी कैसे लगने लगी, मौसम तो फिर सही है। हाँ जी। तो कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रांग हो गया? ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रांग, केवल तर्क पहला। अब तो कर दिया 24, इस पे नहीं लिखा, खराब हो गया इंडिकेटर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान, अरे शुड द फंडिंग फॉर द नेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम बी डाइवर्टेड टू एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ पुअर। ये कह रहे हैं कि इसरो पे इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? हम चांद पे गए, हमने क्या कर लिया चांद पे जाकर? कितना पैसा खर्च हुआ था चांद पे जाने पे, है? क्यों भाई? हम्म, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ मून लैंडिंग। हम्म 600 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं लगभग, है। ये कह रहे हैं तुम चांद पर पहुंचे, तुमने 600 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, इससे बढ़िया गरीबों को बांट देते हैं। भाई तुमने कर क्या लिया 600 करोड़ रुपए खर्च करके? ये 600 करोड़ रुपए तुम गरीबों को दान दे देते, गरीब कितने खुश होते, दुआ देते। चांद पे नहीं तो मंगल पे पहुंचते अगली बार, गरीबों की दुआएं लेते तो। नहीं, क्यों भाई, है? तो ये इनका कहना है ऐसा कि इसरो इतना पैसा जो खर्च हो रहा है, ये तो 600 कई हजारों करोड़ रुपए हर साल खर्च होते हैं, तो वो जो कई हजार करोड़ रुपए हैं वो गरीबों को दान दे देने चाहिए। तो कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल कर दो गरीबों को दान। क्यों? क्योंकि हमारा बजट फॉर आवर बजट फॉर स्पेस रिसर्च इज लोअर देन दैट ऑफ द अदर कंट्रीज। पता है ये क्या कह रहा है कि हमारा बजट देखो वैसे भी कम है, सिर्फ 1000 करोड़ मिलते हैं हमें, जबकि यूएसए, रशिया, चाइना के पास, है ना, कई लाखों करोड़ रुपए हैं। किसके लिए? रिसर्च के लिए। तो वो तो हमसे बहुत आगे हैं, हम वैसे भी उनको compete नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वो पैसा गरीबों को दे दो तो ज्यादा बेहतर है, कंपटीशन से अपने आप बाहर हो जाओ। ऐसा हो जाओगे ना तो जो अभी इसराइल का हाल हो रहा है ना वही तुम्हारा हाल हो जाएगा, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो पैसा, ठीक है, अगर हम किसी को कंपटीशन नहीं दे पा रहे तो हम अपना भी काम करना छोड़ दें, हैं? ऐसा थोड़ी है कि कोई आपसे थोड़ा सा इंटेलिजेंट है तो आप मेहनत करना ही छोड़ दोगे सिलेक्शन पाने के लिए, कि नहीं सर वो तो टेको हमारे स्कूल का टॉपर था तो मैं कैसे उसको compete कर पाऊंगा, है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना? हम भी चौथे हैं चांद पर पहुंचने वाले, आज तक कोई पहुंचा नहीं है उस पर। ठीक है, हाँ जी। और मेरे ख्याल से जिस एरिया में हम पहुंचे साउथ में, उसमें तो हम पहले ही हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, सॉरी, ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरा ये कह रहा है नहीं,
नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, उसको पैसे दो। क्यों दो? क्योंकि संचार उपग्रह टेलीमेडिसिन जैसी सेवाएं, ये कह रहे हैं, में मदद देने में मदद करते हैं, इसलिए ग्रामीण इलाकों के लोगों को बेहतरीन पेशेवर सलाह मिल जाती है। ये कह रहे हैं ऐसा मत करो। आपको क्या लग रहा है कि इसरो का पैसा सारा रिसर्च में खर्च हो रहा है? हमें कोई मदद नहीं मिल रही बेटा, हमें बहुत मदद मिल रही है, गरीबों को बहुत मदद मिल रही है। अब सैटेलाइट का यूज होता है। पहले आपने देखा था, पहले टीवी भी नहीं थे गांव में, है ना, एंटीना लगाया करते थे। आपको पता नहीं होगा उस एंटीना के बारे में, आप अपने पापा मम्मी से पूछना। पहले टीवी चलते थे एंटीना से, बहुत बड़े बड़े एंटीना लगते थे, है ना। डिश विश ये थी नहीं, कोई चैनल ही नहीं था। रेडियो सुनते थे लोग गांव में, है ना, और उससे पहले तो रेडियो भी नहीं था। तो इसरो की वजह से हम इतने एडवांस टेक्नोलॉजी पे पहुंच चुके हैं कि आज हर गांव में टीवी है, हर गांव में न्यूज चैनल चलता है, हर गांव में इंटरनेट फैसिलिटी है, ठीक है, हर गांव में टेलीफोन की सेवा उपलब्ध है, वाईफाई की सेवा उपलब्ध है। तो वो फायदे भी तो गांव वाले लोगों को पहुंच रहे हैं ना, तो वो भी तो इसी से पहुंच रहे हैं। एक्सीडेंट हुआ है लेकिन सिलेक्शन लेना है, बिल्कुल सही बात है। चलिए साहब, तो ये बात सच है, तो ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट, क्या घाटा देने वाली सरकारी एयरलाइंस का विलय करके उन्हें एक इकाई बना देना चाहिए? ये क्या कह रहे हैं, जितनी भी गवर्नमेंट एंटिटी है, जो एयरलाइंस है सरकारी गवर्नमेंट एंड एयरलाइंस, उनको ना मर्ज कर देना चाहिए। जैसे आपको पता है बैंक में मर्जिंग सिस्टम हो गया था, है ना, बैंक्स भाई साहब घाटे में जा रही थी, तो 2 बैंक मर्ज हो गए, 3 बैंक मर्ज हो गए, एक सिंगल बैंक बन गई। बहुत सारी बैंक थी जो आपस में मर्ज हो गई। तो वो वही बात कह रहे हैं कि जो सरकारी एयरलाइंस है उनको भी मर्ज कर देना चाहिए, नुकसान क्यों झेले, नुकसान क्यों झेले। तो आर्गुमेंट है हाँ, बिल्कुल मर्ज कर देना चाहिए। द मर्जर विल पुअर their resources, allowing them to expand their services and be more competitive with the private and foreign airline। बिल्कुल सही बात है कि अगर तुम 1 और 1 11 है, आपने सुना होगा 1 और 1 11 ओ मेरे यारा, है, तो 1 और 1 मिलके 11 बनते हैं। अभी हम प्राइवेट एयरलाइन से अगर कंपटीशन दे रहे हैं तो हम अकेले हैं। अगर 2 सरकारी एयरलाइन एक साथ मिल जाएंगे और वो प्राइवेट एयरलाइन को compete करेंगी, तो 2 मिलके कंपीट करेंगे तो ज्यादा तगड़ा कंपटीशन दे पाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सच है। दूसरा है हाँ, मर्ज कर देना चाहिए, है ना। अच्छा ये तो इसी का है। दूसरा है नहीं, मर्ज मत करो, मर्ज मत करो, क्योंकि दिस विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ जॉब्स। क्योंकि मर्ज करने से पता है क्या होगा, लॉस, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। अच्छा ये किसने कह दिया कि जब बैंक मर्ज हुई थी तो बैंक कर्मचारियों की नौकरी चली गई? किसी की कोई नौकरी नहीं गई, जो जहां काम कर रहा था वो वही काम करता रहा। बस पहले 10-10 स्टाफ थे 2 बैंक में, अब 10-10 की जगह 20 स्टाफ हो गए, सीधी सी बात है। तो मर्ज करने से कोई नौकरी नहीं जाती है, ये हमारी गलत फहमी है, ये हमारी गलत फहमी है। तो आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। केवल पहला तर्क ठोस है, केवल पहला तर्क ठोस है। क्या भारत में प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश विद्यार्थियों को किसी विशेष समूह को कोई रियायत दिए बिना सिर्फ मेरिट के आधार? ये पता है क्या कह रहे हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं ना, जस्ट लाइक एमबीए, बीटेक, इनमें कोई वो नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। और बिना रिजर्वेशन के ही बच्चे को एडमिशन देना चाहिए, विदाउट एनी रिजर्वेशन। ना तो कोई इकोनॉमिक रिजर्वेशन होना चाहिए, ना कास्टिज्म रिजर्वेशन होना चाहिए। तो पहला आर्गुमेंट है हाँ, बिल्कुल रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि दिस विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोफेशनल्स एज दे विल बी एबल टू कंप्लीट द कोर्सेस सक्सेसफुली। ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन मत करो, उससे पता है क्या होगा, है ना, उससे पता है फायदा क्या मिलेगा रिजर्वेशन ना करने से? भाई साहब आपका एक्सीडेंट हो गया, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी सेहत पे ध्यान दो, कमेंट्स पे ध्यान मत दो। आपने अभी तक 10,000 कमेंट कर दिए, नॉन स्टॉप कमेंट किए जा रहे हो, ना तो तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ने भी नहीं आए हो, है ना, पता नहीं कुछ कुछ कमेंट किए जा रहे हो, कर किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। हाँ, एक्सीडेंट हुआ है तो शांति से पढ़ने पे ध्यान दो, अपने हाथों को ज्यादा इस्तेमाल मत करो, रिलैक्स होके बैठो तसल्ली से, और जो समझा रहे चीजों को समझो,
ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर नहीं है कि तुमने फॉर्मूला अप्लाई किया और आंसर आ गया, समझ रहे हो। ये यहां से आंसर निकलेगा तुम्हारी सोच से, समझ रहे हो। और आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, जो मैं थोड़ी बहुत बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो तुम लातों के भूत हो, हैं, तुम्हारी सोच बदलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत समझ लो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि ये कह रहे हैं कि अगर आप जो है रिजर्वेशन खत्म कर दोगे तो जो एडमिशन लेंगे लोग प्रोफेशनल कोर्सेज में, वो एक अच्छी क्वालिटी के बच्चे होंगे और वो अपना सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से खत्म करके निकलेंगे। अच्छा, तुम एक बात बताओ, तुमने ट्वेल्थ में टॉपर थे, तुम ट्वेल्थ में टॉपर थे, तुमने ट्वेल्थ में बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन ये क्या गारंटी है कि तुम बीटेक में पहुंच के भी 4 साल की पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, हैं? अच्छे अच्छों को बेटा हवा लग जाती है बीटेक में एडमिशन लेने पर, ये क्या गारंटी है। तुम कैसे कह सकते हो, हैं, कैसे कह सकते हो तुम कि तुम अपना सिलेबस अच्छे से खत्म करोगे। भैया, हाँ जी, अच्छे अच्छों को हवा लग जाती है बीटेक में, नहीं पढ़ रहा वो, नहीं पढ़ रहा वो फर्स्ट ईयर में, नहीं पढ़ा वो सेकंड ईयर में, नहीं कर पाया वो, उसकी ईयर बैक लग गई, हैं, तुम क्या कर लोगे। तो ये गारंटी कैसे ले सकते हो कि जो ट्वेल्थ तक अच्छा पढ़ा वो आगे भी अच्छा पढ़ेगा, है, ये कोई गारंटी थोड़ी है, गलत। दूसरा, नहीं, ऐसा मत करो क्योंकि दिस विल कीप लार्ज नंबर ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकग्राउंड स्टूडेंट्स आउट ऑफ द रीच ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेस। इससे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए अधिकांश विद्यार्थी प्रोफेशनल कोर्सेज से वंचित रह जाएंगे। तो ये बात सच है कि अगर ऐसा हो गया तो अधिकांश विद्यार्थी इन कोर्सेज से वंचित रह जाएंगे, है ना। ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है। सर आपने भी तो किया है बीटेक, हाँ मैंने भी किया है बीटेक, मुझे भी हवा लग गई थी, हाँ जी। तो ओनली आर्गुमेंट सेकेंड स्ट्रॉन्ग, केवल तर्क दूसरा ठोस है। मैं भी ट्वेल्थ क्लास तक बेटा टॉपर रहा हूं, लेकिन बीटेक में एडमिशन लेने के बाद हमारी भी वही हालत हो गई थी, वन नाइट स्टडी। हम भी एक रात पहले ही पढ़ते थे सिर्फ, और मैं अकेले नहीं पढ़ता था, पूरे हॉस्टल को पढ़ाता था, इसलिए टीचर की क्वालिटी तो मेरी तभी से है। हम्म, चलिए नेक्स्ट। 2 दिन में पूरी पूरी किताब खत्म कर देते थे, हाँ जी। हाँ जी, कभी लखनऊ आएंगे। अरे लखनऊ से तो किया हमने बीटेक। हम्म, क्या निजी क्षेत्र के सभी बैंकों का तत्काल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में विलय कर देना चाहिए। देखो मैं कह रहा था ना अभी बैंक मर्ज हुए थे, तो ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट बैंक है ना, उनको गवर्नमेंट बैंक में मर्ज कर देना चाहिए। शुड ऑल द प्राइवेट सेक्टर बैंक बी इमीडिएटली मर्ज विद द पब्लिक सेक्टर बैंक। जो प्राइवेट बैंक है उनको पब्लिक सेक्टर बैंक में मर्ज कर देना चाहिए, है? पहला आर्गुमेंट है नहीं है, मत करो मर्ज, क्योंकि द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज। ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक तो बहुत प्रॉफिट लेती है, तुम उसको सरकारी बैंक में मर्ज कर दोगे तो नुकसान हो जाएगा। ये किसने कह दिया कि सिर्फ प्राइवेट मेकिंग बैंक्स प्रॉफिट लेती हैं, गवर्नमेंट बैंक प्रॉफिट नहीं लेती हैं। एसबीआई का प्रॉफिट पता है तुम्हें, उसके मुकाबले है कोई प्राइवेट बैंक। कह रहे हैं कि हाँ मर्ज कर दो, दिस विल सेफगार्ड द हार्ड अर्न मनी ऑफ द कस्टमर। ये कह रहे हैं मर्ज कर दो क्योंकि जो कस्टमर का पैसा है वो सुरक्षित हो जाएगा। मतलब तुम कह रहे हो कि प्राइवेट बैंक में कस्टमर का पैसा सुरक्षित नहीं है। भाई साहब, बैंक चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, किसी भी बैंक में कस्टमर का पैसा सुरक्षित नहीं है। बैंक बिल्कुल भी गारंटी नहीं लेती, समझ रहे हो।
बैंक बिल्कुल भी गारंटी नहीं लेती है आपके पैसे की। नेक्स्ट, क्या व्यावसायिक विषयों में भर्ती के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा समाप्त कर देनी चाहिए? शुड द कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स बी एबोलिश्ड? ये कह रहे हैं कि जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा है ना, टेस्ट होता है किसी भी कोर्सेज के लिए, बीटेक एमबीए के लिए, उन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को खत्म कर देना चाहिए। खत्म कर दो। कह रहे हैं हाँ खत्म कर दो, इससे क्या होगा, धन की बचत होगी। अबे तुम धन की बचत के लिए कुछ भी कर दोगे क्या? कह रहे हैं कि हाँ खत्म कर दो, इससे क्या होगा, इससे मैनी कैंडिडेट हु स्कोर्ड वेल इन द स्पेशलिटी टेस्ट डू नॉट डेट वेल इन द एंट्रेंस टेस्ट। पता ये कह रहे हैं कि खत्म कर दो। पता है इससे फायदा क्या होगा? जो बच्चे 12th में अच्छा स्कोर ले आते हैं, जरूरी नहीं है कि वो कंपटीशन में भी अच्छा स्कोर ला पाए, इसलिए उनको नुकसान हो जाता है। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अगर तुम 12th में नकल से नंबर ले आए और कंपटीशन क्रैक नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हें किस बात का एडमिशन दे दे? तो ये भी तर्क बिल्कुल कमजोर है। अरे यहाँ पे 4 तर्क दिए हुए हैं। देखो, पहला भी तर्क कमजोर है, दूसरा भी कमजोर है। पहला युक्ति युक्त है और दूसरी भी युक्ति युक्त है। पहली और दूसरी दोनों ही गलत है। तीसरी, हाँ ग्रामीण प्रत्याशी सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में अच्छा नहीं कर पाते। वाह, ये किसने कह दिया कि ग्रामीण प्रत्याशी सामान्य परीक्षाओं में अच्छा नहीं कर पाते हैं? नो, मार्क्स obtained in the special examination of different boards and university are not uniform and comparable। सही बात है बिल्कुल। तुम कंपैरिजन नहीं कर सकते बेटा। हर बोर्ड के जो मार्क्स है ना वो अलग अलग होते हैं। जैसे एक बच्चा है जिसने, है ना, 90% मार्क्स लिए हैं, एक और बच्चा है उसके भी 90% मार्क्स हैं या 70% मार्क्स हैं, लेकिन ये 90% वाला है सीबीएसई बोर्ड का बच्चा और ये 70% वाला है यूपी बोर्ड का बच्चा। तो ये कंपैरिजन नहीं कर सकते तुम। पता है क्यों? क्योंकि 70% जिसके यूपी बोर्ड में है ना, वो 90% सीबीएसई बोर्ड वाले से कहीं ज्यादा आगे है। पता है आपको? हाँ जी। तो इसीलिए हम हर बोर्ड के मार्क्स को आपस में तुलना नहीं कर सकते। तो इसीलिए सिर्फ, है ना, सिर्फ मेरिट के बेसिस पे हम सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो ये बात बिल्कुल ठोस है ना, सिर्फ मेरिट के बेसिस पे हम सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। सिर्फ मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं ले सकते। अब तो बेटा 4-4 तर्क हैं। अभी तक तो आप 2-2 तर्क देख रहे थे, अब तो 4-4 तर्क हैं। 4-4। चलो फटाफट से जल्दी कर लेते हैं, टाइम भी खत्म हो गया तुम्हारा। क्या यह आवश्यक है कि शिक्षा को व्यवसाय उन्मुख होना चाहिए? इज इट नेसेसरी दैट एजुकेशन शुड बी बिजनेस ओरिएंटेड? ये कह रहे हैं एजुकेशन को बिजनेस ओरिएंटेड बना दो। हाँ 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 हाँ। द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर पीपल फॉर अर्निंग अ लिविंग। कह रहे हैं कि हाँ, शिक्षा का उद्देश्य लोगों को जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना है। ये कह रहे हैं शिक्षा का उद्देश्य लोगों को जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना है ना। भाई शिक्षा हम क्यों दे रहे हैं? ताकि आप पैसा कमा सको, अपने पैरों पे खड़े हो सको। कह रहे हैं कि हाँ, शिक्षित व्यक्ति को शिक्षा पूरी करने के बाद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, है ना। सही बात है। क्यों नहीं सही बात है? अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि ना तो इसमें दूसरा तर्क है, ना ही इसमें, ना ही इसमें। तो ऑप्शन ए सही है। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए होनी चाहिए। अच्छा, शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। मतलब तुम कमाओ कुछ नहीं है, शिक्षा लो और बाबा बन जाओ, है कमाना धमाना। बाबा तो वैसे बहुत ही कमा रहे हैं। नो, वन कैन ऑल्सो डू एग्रीकल्चर वर्क वेयर एजुकेशन इज नॉट नेसेसरी। ये किसने कह दिया कि एग्रीकल्चर वर्क में एजुकेशन जरूरी नहीं है? ये किसने कह दिया कि एग्रीकल्चर वर्क में एजुकेशन जरूरी नहीं है? आपको पता है एजुकेशन कितनी जरूरी है? हर चीज के लिए जरूरी है, जीविकोपार्जन के लिए भी जरूरी है, हर चीज के लिए जरूरी है। क्या भारतीय फिल्मों से गानों को हटा देना चाहिए? ये कह रहे हैं कि भारतीय फिल्मों से गानों को हटा दो। ओ मैं निकला गढ़ लेके, हैं? भारतीय फिल्मों में इतने गाने होते हैं, सबको हटा दो। पहला तर्क है हाँ हटा दो हॉलीवुड की फिल्में। हॉलीवुड से क्या लेना देना हमें, है?
हम कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते। नहीं, गाने फिल्म की लंबाई को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये कह रहा है कि नहीं नहीं मत हटाओ भैया, गाने से क्या होता है, फिल्म की लंबाई बढ़ जाती है। अरे उससे क्या लेना देना हमें, फिल्म तुम 4 घंटे की देखो या 6 घंटे की देखो, है फिल्म में कोई दम ही नहीं है, तो उसकी लंबाई बढ़ा के हम क्या करेंगे। हॉलीवुड की मूवी देखिए कितनी छोटी छोटी होती है लेकिन शानदार होती है। भले ही गाने नहीं होते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं, गाने हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेंथ हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ चलिए नेक्स्ट, क्या रॉक शो को पर्यटक स्थलों पर आधी रात तक चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये कह रहा है कि जो रॉक शो चलते हैं पर्यटन स्थलों पर, जैसे जैसे हमारे यहाँ तो डीजे बेटा रात के 10 बजे के बाद बंद हो जाता है। रात को डीजे नाइट पार्टी अलाउ नहीं है दिल्ली में या कहीं भी, मतलब आपके शहर के अंदर। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो घूमने के स्थान है जैसे लाइक गोवा, आप गोवा घूमने गए और वहां पर अगर 10 बजे डीजे बंद हो जाए तो कितना बुरा लगेगा आपको। तो ये कह रहे हैं कि जो पर्यटक स्थल है वहां पर देर रात तक पार्टी चलनी चाहिए। तो कह रहे हैं हाँ चलना चाहिए, क्यों, क्योंकि रॉक शो के कारण अधिक पर्यटक आते हैं, पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था की लिए बढ़िया होता है। रॉक शो अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट एंड टूरिज्म इज ग्रेट फॉर लोकल इकोनॉमी। सही बात है भैया, जितने टूरिस्ट आएंगे उतनी लोकल इकोनॉमी बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, हाँ सर। कह रहे नहीं, पर्यटक के कारण स्थानीय परंपराओं को नुकसान पहुंचता है। अच्छा भाई साहब, अगर स्थानीय परंपराओं को नुकसान पहुंचता है तो क्यों टूरिज्म पर हम इतना ध्यान दें। हम बताओ टूरिज्म पे कितना ध्यान देते हैं। हर राज्य अपने टूरिज्म पे ध्यान देता है कि बाहर के लोग उस राज्य में घूमने आए, क्योंकि जब तक पर्यटक घूमने नहीं आएंगे तब तक उस शहर का, उस राज्य का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि टूरिज्म जितना अच्छा होगा उतने ही अच्छा डेवलपमेंट होगा। समझ रहे हो। हाँ जी। अरे बड़े क्वेश्चन हो गए भाई, खत्म ही नहीं हो रहे आज तो। हाँ। हम्म। हाँ, क्या अनजाने में अपराध करने वाले प्रतिष्ठित लोगों को एक विशेष प्रकार की सजा देनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि जो अनजाने में अपराध हो जाता है ना, जो अनजाने में अपराध हो जाता है प्रतिष्ठित लोगों से, जैसे सलमान खान से हो गया था, तो ये कह रहे हैं कि उनको विशेष प्रकार की सजा देनी चाहिए। जैसे बाकी के जो लोग हैं उनकी तरह सजा मत दो, इनके लिए एक स्पेशल जेल बनाओ। जैसे आसाराम बापू हैं, वो एक बहुत प्रतिष्ठित बाबा थे, है ना, लेकिन रेप केस में वो जेल में सड़ रहे हैं। तो कह रहे हैं उनके लिए यार एक अच्छी सी जेल बनाओ, है ऐसी वैसी जेल मत बनाओ, क्योंकि इतने पहुंचे बाबा थे, हैं जितने भी नेता थे सब उनके पैर छूते थे। तो पहला है हाँ बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठित लोग जानबूझकर अपराध नहीं करते। वो गलती से रेप हो गया था बाबा से, उन्होंने जानबूझ के थोड़ी रेप किया था, है जानबूझकर अपराध नहीं करते, ये कोई बात है। दूसरा है नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी नीति में हर कोई कानून एक समान है, कानून में एक समान है, बिल्कुल सच बात है। कानून के अकॉर्डिंग हर कोई एक समान है, हर कोई एक समान है ना। हाँ जी। हाँ, क्या कॉलेज में छात्र संघ होना चाहिए। ये कह रहे हैं इज शुड देयर बी स्टूडेंट्स यूनियन इन कॉलेज। स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए कॉलेज में। आपको पता है अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इलेक्शन हुआ था, आपको पता होगा, 1 महीने पहले जो छात्र दिल्ली में है उनको पता होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। दिस विल क्रिएट अ पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन द कैंपस। कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, इससे कैंपस में राजनीतिक माहौल बनेगा। नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इससे कैंपस में राजनीतिक माहौल बनेगा। सही बात है, बिल्कुल कैंपस में राजनीतिक माहौल बनेगा। कह रहे हैं हाँ होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यह बहुत आवश्यक है कि छात्र भविष्य के राजनीतिक नेता हो। यह भी सच बात है भैया, तुम आगे चल के सीएम बनोगे, पीएम बनोगे, तो तुम कॉलेज में अगर पॉलिटिकल पार्टीज में रहे हो, अगर तुमने चुनाव कैंपेनिंग किया है, लड़ाई चुनाव लड़े हो, तो आप उन चीजों से वाकिफ हो जाओगे। समझ रहे हो। तो आगे चल के तुम्हारा जो फ्यूचर है, पॉलिटिकल करियर है, वो सुधर सकता है, क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस कॉलेज में करके आ रहे हो। तो ये भी सच बात है। ठीक है, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच गए फाइनली। हाँ जी, क्या कक्षा 5वीं तक की सभी वार्षिक परीक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि 5वीं कक्षा तक कोई भी वार्षिक परीक्षा नहीं होनी चाहिए। क्यों, बेचारे बच्चों पे बोझ डाल रहे हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्ही नन्ही जान है, उन पे क्यों इतना बोझ डाल रहे हो। सभी एनुअल एग्जामिनेशन खत्म कर दो। ये कह रहे हैं हाँ खत्म कर दो। क्यों, द यंग स्टूडेंट शुड नॉट बी बर्डन सच
एग्जामिनेशन विच हैम्पर्स देयर नेचुरल ग्रोथ। ये कह रहे हैं कि ये मत दो, क्योंकि इससे ना बच्चों की नेचुरल ग्रोथ रुक जाती है। अरे तुम बिल्कुल गधे हो गया, एग्जाम से बच्चों की नेचुरल ग्रोथ रुकती नहीं है, बढ़ती है बेटा। तो ये आर्गुमेंट ही बिल्कुल गलत है, इलॉजिकल है। दूसरा, नहीं ऐसा मत करो क्योंकि द स्टूडेंट विल नॉट स्टडी सीरियसली एज दे विल गेट ऑटोमेटिक प्रमोशन टू द नेक्स्ट क्लास। बिल्कुल सच बात है। अगर बिना एग्जाम के तुम्हें पता चल जाए तुम तो अगली क्लास में पहुंच जाओगे, तो तुम पढ़ोगे क्यों? बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। अगर तुम्हें पता चल जाए कि मोदी जी ने तुम सबको सरकारी नौकरी दे दी 2024 इलेक्शन की खुशी में, तो तुम पढ़ाई करोगे? फिर सब छोड़ दोगे और पैसा मांगोगे, जो करियर विलन ने पैसा दिया ना सर सब वापस कर दो हमें, हमारी तो नौकरी लग गई मोदी जी से। पढ़ोगे नहीं। तो इसीलिए अगर इन एग्जाम्स को हटा दोगे तो कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं। ये बात बिल्कुल सच है, फैक्ट है, जो फैक्ट है वो सही है। तो आंसर क्या बना? और इसी के साथ हम थक चुके हैं और मुलाकात करेंगे अब सीधा मंडे को। वीकेंड का वार, सैटरडे संडे 2 दिन क्या करना है? बैकअप, रिवीजन, प्रैक्टिस। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू।